स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के अंक में हम बात करेंगे मूत्र रोग की। जी हाँ, ये ऐसी परेशानी है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है और जब ये परेशानी बढ़ जाती है तब हम इस पर नज़र डालते हैं। कई बार आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कितनी बार आपको ज़रूरत पड़ रही है पेशाब जाने की, कितना आपको ज़ोर लग रहा है, क्या कहीं खुजली हो रही है, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, किस मौसम में कब हमें कितना पानी पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए और किस तरह का खाना हो, किस तरह का पीना हो हमारा, इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तब हमें अपने ये जो कंडीशन होता है मूत्र रोग से बहुत सारी परेशानियां आगे चलकर हमें परेशान कर सकती हैं, इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकें, इसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में आप सभी जान सकें, इसी के मद्देनज़र आज हमने ये सब्जेक्ट रखा है मूत्र रोग और हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो चलिए आपको हम आज के अपने विशेषज्ञ से मिलवा देते हैं। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राणा प्रताप सिंह, जो कि सह प्राध्यापक रिम्स रांची में कार्यरत है और मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू मैम। सर, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप भी इससे बिल्कुल सहमत होंगे कि इस परेशानी में जल्दी लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बिल्कुल लेट कर देते हैं समझने में। कई बार दबाव हो रहा है, बाथरूम जाने में, पेशाब करने में दबाव महसूस हो रहा है, लेकिन वो इस पर नज़र नहीं डालते हैं। तो ये कहाँ से हम शुरुआत करें? बहुत सारी परेशानियां मेरे सामने आ रही हैं, तो आप कहाँ से इसकी शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सामान्यतः कितनी बार पेशाब जा रहे हैं, किस मात्रा में पेशाब कर रहे हैं, पेशाब का रंग कैसा है, पेशाब का स्मेल कैसा है, कलर कैसा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सारी चीज़ें एक छोटी सी परेशानी से लेकर किसी बड़ी परेशानी की तरफ भी इशारा कर सकती हैं। हम लोगों को पहले सामान्य जानना चाहिए कि सामान्य नॉर्मल क्या होता है, कोई आदमी व्यक्ति कितनी दिन भर में किस कंडीशन को हम सामान्य मान सकते हैं। हमें किस बार दिन भर में 5 से 7 बार पेशाब जाना, ये सामान्य आता है। रात में अगर आपको 1 से 2 बार उठना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए, तो इसको भी सामान्य माना गया है। अगर आप इससे ज़्यादा बार जा रहे हैं पेशाब, या जब पानी पी रहे हैं तब पेशाब लग रहा है, बार बार पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, एक बार पेशाब करने के बाद आपको लग रहा है कि पेशाब पूरा नहीं हुआ, पेशाब करने में आपको जोर लगाना पड़ रहा है, अत्यधिक मात्रा में पेशाब हो रहा है, बार बार हो रहा है, रुक के हो रहा है, थोड़ा कर लेने के बाद ऐसा लग रहा है और हो गया, या जब पेशाब लग गया आपको, अब पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब अगर दौड़ के टॉयलेट नहीं गए तो कपड़े में हो सकता है। तो ये सब सामान्य से विपरीत है, ये सामान्य नहीं है। ये कुछ छोटी मोटी बीमारी की तरफ भी इशारा कर सकता है या किसी बड़ी बीमारी की तरफ। बिल्कुल, अगर लापरवाही बरते हैं तो ये परेशानियां आगे चलकर बड़ी भी हो सकती हैं, क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं जो हमें ऐसे पता नहीं लगेगा। और इस तरह के लक्षणों पर अगर हम ध्यान दें तो फौरन हमें जाँच और इलाज के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल। तो किस तरह के लोग आते हैं अभी आपके पास में? ज़्यादातर किस तरह की परेशानियां लेकर आ रहे हैं? ओपीडी पेशेंट्स ज़्यादातर अभी जो आ रहे हैं रिम्स में हमारे पास, वो ज़्यादातर पेशाब में जलन, बार बार पेशाब होना, पेशाब के मार्ग में ऐसा महसूस होना कि पेशाब हो गया है लेकिन पेशाब लगा हुआ है, पेशाब लगने पे पेशाब नहीं रोक पाना, ये लेकर के आते हैं। इसमें मर्द, औरत और बच्चे तीनों सभी लोग शामिल हैं, हर आयु के लोग शामिल हैं। और मतलब कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी में इस तरह की समस्या देखी जा रही है। तो क्या इसके पीछे संक्रमण का हाथ हो सकता है? एक कारण बिल्कुल संक्रमण हो सकता है, बट सामान्यतः आप देखिएगा कि कई बार पानी कितना पीना है, पानी की मात्रा, वहाँ से शुरुआत हम अगर करें तो मतलब आमतौर पर हम कहते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए और बैठकर लोग ग्लास पर ग्लास लिक्विड लेते रहते हैं। हाँ, तो सब कुछ लोगों का आदत हो जाता है अत्यधिक पानी, सुबह में एक ही बार बहुत सारा पानी पीने का। कुछ लोगों का आदत हो जाता है बहुत कम पीने का। तो ये दोनों ही परिस्थितियाँ एकदम विपरीत हैं। जब आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो पेशाब लगना ज़्यादा लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप पानी बहुत ही कम पीते हैं तो पर भी दिक्कत हो सकता है। अगर आप वही मैंने पहले भी कहा कि 5 से 7 बार अगर नॉर्मली दिन में आपको पेशाब जाना पड़ रहा है, ये ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बार आपको जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, कोई काम बीच में छोड़ करके जाना पड़ता है, तो ये सामान्य नहीं है। खाना खाते समय और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी पीने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत श्रमिक काम नहीं कर रहे हैं, मैनुअल लेबर वाला काम नहीं कर रहे जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है, तो 2.5 से 3 लीटर पानी एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य पुरुष के लिए कहा गया है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन ये 2.5 से 3 लीटर एक ही बार में नहीं पी लेना। कई बार हमने देखा है सर, आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े ग्लास लेकर लोग बैठते हैं, एक ही बार में बहुत सारा पानी पीते हैं। तो ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। और आप देखेंगे जैसे जैसे ये आदत अगर वृद्धावस्था तक आप कैरी करते हैं, एज 50-60 के बाद भी कैरी करते हैं,
तो दिक्कत ये होती है कि जब आप 60 के बाद जाते हैं तो जो नॉर्मल हार्मोनल सेक्रीशन है वो कम होने लगता है। तो जो आप पानी जब ज़्यादा पीते हैं तो पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शरीर से निकलने लगता है, और एक्सट्रीम केसेस में हाइपोनेट्रीमिया, डेल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया जिसे हम कहते हैं, वो लेके पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है, अपना पानी का मात्रा को आपको कंट्रोल करना है और थोड़ा थोड़ा लेना है। बिल्कुल, कई बार में लेना है। तो दिन से शाम तक में जब तक आप जगे हुए थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल। और ये जो रूप है पानी का, या लिक्विड कह सकते हैं, वो सिर्फ पानी हो सकता है या फिर अन्य तरह के जो लिक्विड सब लेते हैं? इसमें मैडम आपने बहुत सही कहा, इसमें सब तरह के लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं। जो भी आप क्लियर या आप दूध पीते हैं, दाल पीते हैं, ये सारा चीज़, छाछ जो भी पी रहे हैं, तो ये सारा इंक्लूडेड होगा इसमें। इंक्लूडेड है वो जो लिक्विड की मात्रा आपने बताई है, वो ये सारे चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, जो इतना पानी परिश्रम के आधार पे, उम्र के आधार पर इसको लेनी है। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है समझने में, तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि भाई हम कितने, हमारी एज इतनी है, और जब इतने अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध है तो क्यों नहीं हम पूछकर अपना एक जो डाइट चार्ट हम लोग बनवाते हैं, तो उसके लिए भी एक चार्ट हम लोग बनवा सकते हैं कि कब क्या कैसे लें। और अगर हम पेशाब संबंधी परेशानियों की बात करें तो संक्रमण की हमने बात की थी। कई बार महिलाओं को तो कई बार रुकना भी पड़ जाता है, जैसे आपने कहा कि पानी ज़्यादा पीने या कम पीने का एक कारण हो सकता है, लेकिन कई बार जो रोकना होता है उसके चलते क्या परेशानियां होती हैं? ये आपने सही कहा मैडम। लेडीज़ में और बच्चों में, खास करके बच्चियों में, टॉयलेट की सुविधाएं थोड़ी कम होती हैं। धीरे धीरे तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, बट ऑफ कोर्स अभी भी आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह एक बार घर से निकलते हैं टॉयलेट करके, तो वापस घर आते हैं तो ही तभी जाते हैं जी। क्योंकि साफ शौचालय वहाँ स्कूल में, कॉलेजेस में, या कई बच्चे तो खेल में भूल भी जाते हैं जी। वैसे जी, तो वो रोकते हैं। और बहुत ज़्यादा पेशाब रुकने से क्या होता है कि इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ने लगता है। और दूसरा चीज़ जो होता है, आपका ब्लैडर जो है वो धीरे धीरे उसकी जो क्षमता होती है बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने की, उस पर भी असर पड़ता है। तो सीवियर केसेस में बहुत ज़्यादा अगर पेशाब रोक रहे हैं, दिन भर में 1 या 2 बार ही जा रहे हैं, तो एटोनिसिटी जिसको कहते हैं उसकी तरफ चला जाता है ब्लैडर। और कई बार हमने देखा है कि पेशाब सही समय पे आप खाली नहीं कर रहे हैं, तो फिर इन्फेक्शंस का चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है। तो एक जो हम लोग यूजुअल एडवाइस देते हैं, 3 से 4 घंटे में अगर आप उठे हुए हैं और नॉर्मल आप जा सकते हैं टॉयलेट, आपको इजीली अवेलेबल है, तो आप एक बार तो ब्लैडर एक बार खाली कर ले, ताकि इस तरह की ज़रूरत ना पड़े कि रोकना पड़े और उसके चलते फिर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये जो आपने शुरुआत में सर कही कि कलर भी देखना चाहिए, वो क्या होता है? बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं क्या है। पेशाब का रंग, जैसे मैंने कहा कि पेशाब का रंग नॉर्मली जो है हल्का पीला होता है, वो उसका नॉर्मल कलर है, उसको लेकर के बहुत परेशान होने का जरूरत नहीं है कि मेरा पेशाब का रंग पीला होता है। गाढ़ा पीला, लाल, ये दोनों ही 2 समस्याओं को दिखा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप दिन भर में पानी कितना पिए, कितना देर काम किए। दोनों से पेशाब का रंग बदलता है। आप बहुत दिन भर खड़े रह करके दिन भर अगर काम करेंगे तो पेशाब का रंग, और ट्रैवलिंग अगर सपोज कीजिए बहुत कर रहे हैं, तो आप इन सिचुएशंस में आप देखेंगे कि थोड़ा सा पेशाब का रंग गाढ़ा हो सकता है। आप किसी तरह का दवा लेते हैं, जैसे कुछ कॉमनली अवेलेबल दवाएं हैं, टीबी की दवा है, उनसे पेशाब का रंग हल्का लाल हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको जॉन्डिस है तो पेशाब का रंग गाढ़ा पीला या वो सरसों तेल जैसा पीला आपका होगा। अगर पेशाब का रंग आप उजला देख रहे हैं, उजला या जैसे दूध या दूध के छाली के जैसा अगर रंग आ रहा है, ये भी एक हमारे एरिया में काफ़ी सामान्य बीमारी है। ये काइल्यूरिया के नाम से जाना जाता है। ये बिहार से जुड़े हुए बॉर्डर्स, बंगाल से जुड़े हुए बॉर्डर्स, कोडरमा, इन सब जिलों में, और इधर इस साइड में पुरुलिया साइड से ये काइल्यूरिया, ये जैसे फिलेरिया होता है, वैसे ही अगर किडनी और उसके एरिया के आसपास के एरिया में होता है तो उसको काइल्यूरिया बोलते हैं। उसका उसमें पेशाब का रंग, खास करके अगर तेल और दूध आप खाते हैं तो पेशाब का रंग जो है उजला हो जाता है। उजला मतलब एकदम दूध जैसा उजला भी हो सकता है। तो ये एक, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इसके लिए भी मतलब सावधानी इसमें लेनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा, जांच के लिए जाना पड़ेगा इसमें। और लाल कलर अगर आप देख रहे हैं तो लाल कलर कभी भी पेशाब के लिए सामान्य नहीं है, बट यूजुअली हो सकता है कि कोई बड़ी गंभीर समस्या को नहीं दिखा रहा हो। लाल रंग में भी आप, लाल रंग यूजुअली इन्फेक्शन के बाद ही आता है। लेकिन आप अगर सिगरेट वगैरह, तंबाकू किसी भी रूप में सेवन करते हैं, खैनी में या सिगरेट, बीड़ी में या सिगरेट में, और उसके साथ आपका पेशाब का रंग लाल है और पेशाब में जलन और कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये किसी खराब बीमारी की तरफ, कैंसर वगैरह की तरफ भी इशारा कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर पेशाब में आपका रंग लाल हो रहा है तो एक बार ज़रूर जाकर के डॉक्टर से मिले। एक अल्ट्रासाउंड वैसी स्थिति में कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं छोटे बच्चों में कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों के जो भी अभिभावक हैं, थोड़ा सा सब पेशाब के रास्ते को साफ़ करने का भी उनका करें, क्योंकि वो छोटे बच्चे जो इग्नोर करते हैं उसको, उससे उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपका बच्चा जो है बार बार पेशाब के रास्ते के आसपास खुजली की शिकायत कर रहा है, पेशाब करते समय जोर लगा रहा है या कह रहा है बहुत जलन हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिए।
फिर उनको ले जाके डॉक्टर से दिखाइए और जैसा वो सलाह देते हैं उसके बाद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी भी लक्षण को हमें इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, युवा हों या बुजुर्ग हों। लक्षण अगर दिखाई देता है तो फ़ौरन एक बार दिखा लेना चाहिए ताकि आगे चलकर और ज़्यादा परेशानी ना दे। जी, तो बहुत सारी परेशानियों के बारे में आपने बताया है, जैसे लाल और कलर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कई बार ब्लड भी आ सकता है क्या? जी बिल्कुल, जब ब्लड पेशाब में आएगा तो कलर लाल हो जाएगा, और अगर लाल आप काफ़ी लाल देख रहे हैं मात्रा में, तो ये किसी खराब बीमारी की तरफ भी इशारा कर सकता है। तो ऐसे में जो सिंपलेस्ट है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले, एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करा करके देखें कि क्या तकलीफ़ है, कहाँ से तकलीफ़ हो रही है, और जैसा उसमें आता है उसके बाद उसका उपचार करवाएं। बिल्कुल। तो ये जो आपने शुरुआत में कहा था, जैसे बार बार पेशाब जाने की जो है, तो उसमें एक तो आपने बताया कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा पी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जो मैंने अभी बताया कि ये पैथोलॉजिकली भी कई लोगों को कई बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। सामान्यतः जो पेशाब का रास्ता है, पेशाब का घर जो है, वो जब तक पेशाब आपको फुल नहीं होता है, पेशाब पूरी तरह से भर नहीं जाता है, तब तक आपको महसूस नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों में ये रास्ता जो है थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसमें ज़्यादा काम करने लगता है। जब वो थोड़ा ही सा भरता है तो उनको महसूस होने लगता है कि पेशाब लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको बार बार जाना पड़ेगा पेशाब के लिए। तो ये कई बार टेम्पररी होता है, कई बार छोटी छोटी इन्फेक्शंस वगैरह से, माइनर इन्फेक्शन से जिसको हम लोग डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से होता है, और कई बार जो है सीरियस किसी बीमारी की वजह से भी होता है। अगर आपको बार बार पेशाब लग रहा है, बार बार पेशाब करने के लिए जाना है, तो ऐसे में अपने लोकल फिजिशियन से ज़रूर दिखाना चाहिए। उसके साथ स्ट्रेस में आप देखेंगे कि जो लोग परीक्षा की तैयारी वगैरह कर रहे हैं या किसी और चीज़ को लेकर के, मतलब साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। बिल्कुल, पेशाब में जिसको हम लोग सोमैटिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं साइकोलॉजिकल डिजीज़ का, तो उसमें एक ये भी पाया जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो बॉडी आपको बताने का कोशिश करता है, वो एक तरह से बताता है और बार बार पेशाब करते हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि कोई छोटे बच्चे एग्ज़ाम के आसपास या कोई परीक्षा की तैयारी वगैरह कर रहे हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं कि वो बार बार पेशाब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको स्ट्रेस कम करने बोलिए, उसी से बहुत आराम मिलता है। बिल्कुल। इसके अलावा शुगर के मरीजों में, अगर शुगर आपका नोन है या आपको पता नहीं है और आप 40-45 प्लस हैं, तो एक बार शुगर का जांच जरूर कराएं अगर आप बार बार पेशाब जा रहे हैं, क्योंकि शुगर की अत्यधिक मात्रा होने पे वो पेशाब से छन के आता है और फिर पेशाब ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं हम लोग तो आगे चलकर क्या ये समस्या बढ़ती है, कुछ अलग रूप धारण करती है? पहले तो बार बार पेशाब जाना अपने आप में एक ट्रबलसम चीज़ है, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्टिव वर्क करके छोड़ करके जाना बढ़ जाती है, वो हो जाता है। दूसरा है कि बार बार अगर आप पेशाब जा रहे हैं और आप 60 क्रॉस कर गए हैं, तो फिर प्रोस्टेट के लक्षण में एक लक्षण ये भी होता है जिसमें आप बार बार पेशाब जाते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार पेशाब जाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो सिंपल दवाओं से आजकल तो प्रोस्टेट का इलाज संभव हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। तो हम लोग ऐसे में कुछ मेडिसिन वगैरह सजेस्ट कर देते हैं जिससे कि वो समस्या कम हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने ब्लैडर की भी बात की थी, जैसे ब्लैडर के मसल्स भी हैं जो वो भी कमज़ोर होने लगते हैं धीरे धीरे उम्र के साथ, वक्त के साथ में, तो उसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, कैसे उसको हम कंट्रोल्ड रख सकते हैं, या फिर उसमें उससे संबंधित क्या परेशानियां होती हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि फिर 55-60 अगर आप क्रॉस कर रहे हैं और पेशाब में तकलीफ हो रही है, तो सामान्यतः प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको हिंदी में गदूद वगैरह भी गदूद भी कहते हैं, प्रोस्टेट, हम लोग एक्चुअली इसका बहुत लोकल लैंग्वेज में कोई नाम नहीं है, तो लोगों को समझा पाने में थोड़ा तकलीफ होता है, बट प्रोस्टेट अगर आप समझ सकते हैं तो प्रोस्टेट तो सभी लोग समझते हैं, मुझे लगता है। जी, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है उसकी समस्याओं, प्रोस्टेट का साइज बहुत नहीं भी बड़ा होता है तो भी वो परेशानी कर सकता है। बहुत बड़ा प्रोस्टेट हो जाता है तब तो दिक्कत करता ही है, तब ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप 60 क्रॉस कर रहे हैं और आपको प्रोस्टेट वगैरह की बार बार पेशाब जाना है, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ रहा है, पेशाब रुक रुक के हो रहा है, कई बार हो रहा है, कपड़ों में हो जा रहा है, थोड़ा लाल हो जा रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सारी समस्याएं इशारा करती हैं प्रोस्टेट का। तो प्रोस्टेट में 2 तरह की समस्याएं हो सकती हैं। एक समस्या जो है सिंपल, जो बेनाइन कंडीशन ऑफ प्रोस्टेट होता है, BPH जिसको कहते हैं, वो हो सकता है, और दूसरा कंडीशन जो होता है उसमें मैलिग्नेंसी, कैंसर वगैरह के चांसेस होता है। तो इन दोनों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको एक बड़े सिंपल टेस्ट से, एग्जामिनेशन और एक सिंपल टेस्ट से हम लोग रूल आउट करते हैं। तो अगर इस तरह की समस्या आपको है तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से मिलिए। बिल्कुल। अभी जितनी भी समस्याओं की हम बात हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मतलब ये जो टेस्ट की बात आपने की है, जांच की बात की है, ये सिंपली सिर्फ यूरिन सैंपल से ये सारा कुछ पता चल जाता है या फिर कुछ और प्रक्रिया भी होती है जांच की? अभी जितनी समस्याओं की हमने बात की है। देखिए मैम, यूजुअली स्क्रीनिंग
और डायग्नोसिस के लिए 2 तरह का होता है। सपोज़ कीजिए कि आपको बहुत दिक्कत नहीं है तो हम लोग कुछ टेस्ट सिर्फ स्क्रीन करने के लिए करते हैं। अगर उसमें कोई बेसिक प्रॉब्लम आता है तब फिर आगे टेस्ट कराया जाता है। तो स्क्रीनिंग के टेस्ट में हम लोग यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन देता है हम लोग को। दूसरा जो हम लोग कराते हैं वो एक अल्ट्रासाउंड हो सकता है। और तीसरा, अगर आपका एज 60 क्रॉस है तो PSA वगैरह करा के देखते हैं, सीरम PSA, जो कि प्रोस्टेट में अगर कोई ख़राब बीमारी है तो वो बताता है। आजकल ये टेस्ट सब हर जगह अवेलेबल हैं और हर जगह हो जाते हैं इजीली। बिल्कुल। तो आप तो रिम्स में हैं, तो रिम्स में भी इसके लिए पूरी समुचित व्यवस्था है। अगर किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? अगर किसी को भी ऐसी समस्या हो तो वहाँ जाकर क्या उम्मीद कर सकता है? देखिए, ज़्यादातर समस्याएं तो इसमें है कि सरकार की तरफ से है कि आपका ऑपरेशन वगैरह, ऐसे हम लोग जो भी प्रोस्टेट का और इससे रिलेटेड ऑर्गन का ऑपरेशन है वो लगभग रोज़ वहाँ होता है, डेली बेसिस पे होता है, और रोज़ मरीज ठीक होके जाते भी हैं। मतलब ये प्रोस्टेट का ऑपरेशन जो है बहुत आराम से हो जाता है? कोई बहुत ही ऐसी जटिल प्रक्रिया नहीं है, बस समय पर जाने की ज़रूरत है? हाँ, अगर आप आते हैं हमारे पास तो रोज़ हमारे पास 3-4 करके ऑपरेशन केसेस होते ही हैं। और जो उसमें दूरबीन वगैरह से आजकल जो सुविधा अवेलेबल है वो भी हो जाती है। अगर कैंसर वगैरह आता है तो उसके भी केसेस हम लोग ऑपरेट करते हैं। प्रोस्टेट के कैंसर्स वगैरह की भी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होती है। जो टेस्ट वगैरह है, अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लो, ये सारा हो जाता है इजीली। PSA का भी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, वहाँ पे हो जाता है PSA भी। जी। मतलब इस तरह के सारे जो जांच की प्रक्रिया हो या इलाज की हो, दवाओं की बात हो, सब कुछ वहाँ पे जी। अगर ऑपरेशन वगैरह होता है तो दवाएं भी उपलब्ध हैं। अगर OPD बेसिस पे हैं तो दवाएं जनरिक या प्रधानमंत्री वाले से ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो इस तरह की सारी सुविधाएं हैं। मतलब अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो रिम्स और या आसपास के जो भी हमारे अस्पताल है वहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लक्षणों को पहचानें, जांच कराएं और इलाज कराएं ताकि ये सब बढ़े नहीं। मूत्र संबंधी बहुत सारी बातें हमने की है, बहुत सारी समस्याओं की बात हमने की है। अब हम आएंगे स्टोन पर, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में आता है। कभी ब्लैडर में फंसा रहता है, कभी नाली में फंसा रहता है। तो इसके बारे में थोड़ी हम समुचित जानकारी आपसे चाहेंगे। अभी स्टोन का इंसिडेंस और उसकी वजह से होने वाले सिम्टम्स दोनों ही में काफ़ी इजाफा हो गया है। इसका इजाफा का कारण आजकल की हमारी जो दिनचर्या और लाइफ स्टाइल का जो चेंजेस है वो भी है, और उसके अलावा ये बहुत सारे केसेस में अनुवांशिक भी होता है। अच्छा। तो दोनों तरह से ये स्टोन्स होते हैं। अगर स्टोन आपको हो रहा है, बन रहा है, या आपके घर में किसी को है, तो इसमें ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी मात्रा में पानी पीना है, और कैसे उसको हटाना है या नहीं हटाना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई स्टोन्स होती हैं जिसके लिए हमें तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। कई स्टोन्स में आपको दर्द होता ही नहीं है। अच्छा। तो पेशेंट को समझा ही पाने में मुश्किल हो जाता है कि आपको स्टोन है। वो पहला क्वेश्चन यही करेंगे। तो कैसे पता चलता है अगर स्टोन का पेन नहीं है? अगर हाँ, तो वो स्टोन्स जो पेन नहीं करते हैं वो ज़्यादा ट्रबलसम होते हैं, क्योंकि तो वो साइज कैसे वो पता कैसे लगेगा कि स्टोन है उसके अंदर? मैडम, वो किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराते हैं और उसमें पता चलता है कि, और उसको ऑपरेट करना और निकालना भी मुश्किल है, वो बड़ा हो जाता है। अच्छा। तो वो स्टैगहॉर्न स्टोन्स जो है यूजुअली पता ही नहीं चलते हैं, और जब तक पता चलते हैं तो काफ़ी बड़े हिस्से को ख़राब कर चुके होते हैं। तो स्टोन हर समय पेन लेके नहीं प्रेजेंट करता है। पहली चीज़ है, स्टोन का साइज़ बड़ा है तो पेन यूजुअली कम होता है, स्टोन का साइज़ छोटा है तो पेन यूजुअली ज़्यादा रहता है। स्टोन जब मूव करता है तभी पेन करता है, स्टोन अगर कहीं फिक्स्ड है तो वो पेन नहीं करता है। इसलिए अगर आपका छोटा स्टोन है, वो मूव कर रहा है तो ही आपको पेन होगा। अगर छोटा स्टोन भी कहीं अटक गया है, एक जगह भी फंस गया है 2-3 दिन, तो पेन करना बंद कर देता है। वो फिर दोबारा तभी दर्द करेगा जब वो मूव करेगा। तो इस चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी जगह अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, एक्सरे कराया, उसमें एक स्टोन आया जब आपको पेन था, और आपका जब पेन खत्म हुआ तो आपने ये मान लिया कि आपका स्टोन निकल गया होगा। पर ये हर बार सही नहीं है, क्योंकि स्टोन है वहाँ पे और पेन नहीं होना ये बहुत सामान्य चीज़ है। अच्छा। तो इसलिए अगर आपको स्टोन का डायग्नोसिस है तो ऐसे में हम लोग समझाते हैं कि किस तरह से एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करके उसका फॉलोअप में रहना चाहिए। स्टोन को कितने दिन पे निकलवा लेना चाहिए, कौन सा स्टोन है जिसके लिए किस तरह का सर्जरी, किस तरह का इलाज अच्छा रहता है, वो उस हिसाब से आपको करवाना चाहिए। तो स्टोन होने से सर, जैसे एक तो पेनलेस हुआ, वो तो किसी और कारण से पता लग जाता है, लेकिन अगर पेन हो रहा है तो फिर, या फिर पेन के अलावा और कुछ लक्षण दिखाई देते हैं अगर स्टोन है तो, या तो ब्लैडर में हो या डक्ट में हो, चाहे जहाँ भी हो, तो क्या मतलब पेन के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट तो लक्षण पेन ही है। पेन के अलावा अगर पेशाब के रास्ते में जलन होना, पेशाब बार बार होना, और पेशाब के रुकावट होना, पेशाब की धार में कमी आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मूत्र मार्ग में आपको काफ़ी तेज जलन हो सकता है अगर स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है, जिसको हम लोग रेफर्ड पेन बोलते हैं। अच्छा। तो उसके अलावा गैस बनना, एब्डोमिनल थोड़ा सा पेट फूला फूला लगना, ये सब भी मैनिफेस्टेशन है स्टोन का, सिर्फ दर्द होना ही नहीं। जी।
तो स्टोन के कारण क्या होते हैं, स्टोन क्यों बनते हैं? एक तो आपने कारण बताया है हेरिडिटरी है ये, अगर फैमिली में किसी को भी है तो ये हो सकता है, और कुछ कारण है, कुछ जैसे खान पान में बताया आपने, तो क्या खाने से ये सब होता है या नहीं खाने से? हाँ मैम, दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ स्टोन्स जो हैं हमारे डाइटरी हैबिट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ स्टोन्स जो हैं वो डायरेक्टरी हैबिट से रिलेटेड नहीं भी होते हैं। तो खाने पीने में जैसा है कि अगर आप, हम लोग अभी के टाइम में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, उसमें है कि अगर आपका वजन ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो ये तीनों चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो उसमें वेट ज़्यादा होना और थोड़ा मांस मछली का सेवन ज़्यादा करना, थोड़ा सा सोडियम या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब नमक का खाने में ज़्यादा होना, तो ये पाया जाता है ऐसे स्टोन फॉर्मर्स में। बट ये यूजुअली हर केस में नहीं मिलता है, तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे वज़न ज़्यादा है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो आप वज़न थोड़ा सा कम करके देखें, उससे ज़रूर दोबारा स्टोन बनने की प्रक्रिया में कमी आती है। पानी का मात्रा हम लोग स्टोन फॉर्मर्स को नॉर्मल पर्सन्स के अपेक्षा बोलते हैं ज़्यादा रखने के लिए 3.5 से 4 लीटर इन लोगों को पानी पीने की ज़रूरत होती है। लगभग 3 लीटर रोज़ पेशाब होना चाहिए ताकि स्टोन बन ही ना सके। इसमें इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें ये हो जाती हैं कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें आप दिन भर कुछ नहीं खाए, सुबह खाए या फिर सीधा रात को खाए, या पानी पीने पर भी जैसे दिन में पिए और फिर रात भर, दिन भर कुछ ना पिए फिर रात में ही पिए। ये जो आदतें हैं, इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत थोड़े समय के लिए ही लेकिन पेशाब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में ही स्टोन्स बनते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक कारण है जो कि हम लोग के यहाँ काफ़ी प्रेवलेंट है, किसी पर्व में, त्यौहार में या डेली हैबिट्स में, कि आप दिन भर पानी नहीं पिएंगे, अब शाम ही को पिएंगे। अगर ये कुछ दिन तक करते हैं तो इससे स्टोन काफ़ी बनते हैं। मांस मछली का सेवन फिर दूसरा एक कारण होता है, जिससे कि यूरिक एसिड की मात्रा स्टोन। पनीर वगैरह से बनता है क्या? जी, बहुत लोग बोलते हैं कि पनीर है या फिर टमाटर है, इस तरह की भी बातें हैं। दूध, पनीर, जी, यूरिक एसिड जिसमें हाई है तो उससे बन सकता है। और प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स में यूरिक एसिड थोड़ा हाई होता है, उसमें चांसेस रहता है स्टोन बनने का। ज़्यादा सेवन कहते हैं ऐसे तो, एक आप नॉर्मल नहीं लीजिएगा तो फिर वीकनेस होने लगेगा। जी, आप ही लोग कहते हैं कि प्रोटीन डाइट लेना है। हाँ, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट, जैसे आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत अवेलेबल हैं। छोटे बच्चों जिनमें स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है तो वो टीवी या विज्ञापन के माध्यम से देख लेते हैं कि प्रोटीन लेने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बट उनको जरूरत नहीं है उतना हाई प्रोटीन डाइट लेने का। हाई प्रोटीन डाइट आजकल के युवाओं में भी बड़ा क्रेज है, तो उसमें वो लोग क्रिएटिनिन और ये प्रोटीन लेते हैं अलग से। तो वो प्रोटीन जो है आपके शरीर में किडनी के थ्रू जब फिल्टर होके जाता है तो वहाँ पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर देता है यूरिन को और एसिडिक बना देता है। तो ऐसे में स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क और काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाई प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का जरूरत नहीं, नॉर्मल खाइए। नॉर्मल खाने से आपको नॉर्मल डाइट भी अगर हमारा बिल्कुल संतुलित रहे, जी, बैलेंस डाइट जिसकी बात करते हैं, बैलेंस डाइट रहेगा तो ऐसे ही हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट हो, जो भी है वो सब कुछ मिल जाता है। जैसे ये अगर स्टोन्स है, जैसे आपने लक्षण भी बताया, कारण भी बताया आपने, तो स्टोन्स का उपचार क्या होता है? मतलब दवाओं से ये ठीक हो जाते हैं या फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? बहुत कम समय रह गया हमारे पास, 2 मिनट का समय, सर जल्दी से बता दीजिए। मैनेजमेंट इसमें मैडम हर तरह का अवेलेबल होता है। कुछ में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का भी स्कोप होता है। स्कोप का ये मतलब है कि आप स्टोन गलाने के बारे में प्लीज़ मत समझिए, सोचिए कि आप स्टोन को गला दीजिएगा कुछ भी खा करके, वो संभव नहीं होता है। कुछ एक ही यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं जिनको कि आप गलाने का कोशिश कर सकते हैं दवाओं से, लेकिन ज़्यादातर स्टोन गलेंगे नहीं, निकल सकते हैं। निकलने के लिए भी छोटे स्टोन्स जो यूरेटर में फंसे हुए हैं या ब्लैडर में हैं, छोटे स्टोन्स वही निकलते हैं। ज़्यादातर अगर स्टोन्स बड़े हैं या अटक गए हैं या अपने साइड से मूव नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इंटरवेंशन सर्जिकल कई तरह से आजकल अवेलेबल है, ओपन लैब, PCNL सब अवेलेबल होता है। मतलब सर्जरी आसान है या नहीं है? मतलब अभी किडनी स्टोन का सर्जरी तो हमेशा जटिल होता है कि किडनी काफ़ी वास्कुलर ऑर्गन होता है। अगर एक बार स्टोन किडनी में बन जाता है तो थोड़ा रिस्क हाई रहता है सर्जरी का, ब्लीडिंग वगैरह का रिस्क हाई होता है। बाकी सर्जरी तो सब ईजिली अवेलेबल है, ईजिली होती भी हैं, हर जगह होती हैं। जी, कम समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है इसमें? यूरेट्रिक स्टोन्स मैडम बहुत परेशान नहीं करते अगर लोअर यूरेटर में है। अपर यूरेटर और रीनल स्टोन्स में थोड़ा टाइम लगता है, सर्जरी भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, और ऐसे मतलब अगर जल्दी चले गए और जल्दी टाइमली सब कुछ करा दिया, अगर आपका डायग्नोसिस अर्ली है, इन्फेक्टेड यूरिन नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं मैडम।
बहुत दिन से स्टोन फंसा हुआ है, आप छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, तो स्टोन्स साइलेंटली आपकी किडनी को ख़राब भी कर सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, सवाल तो और भी मेरे जहन में आ रहा है, और भी सवाल है, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। लेकिन इतने समय में ही आपने बहुत सारी ज़रूरी बातें बताई हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं ध्यान से सब सुना होगा और बिल्कुल ध्यान रखेंगे लक्षणों पर, और फिर तुरंत जाँच के लिए जाएंगे, उपचार कराएंगे, तो बिल्कुल ये समस्याएँ जो हैं वो ठीक हो सकती हैं अगर हम देर ना करें तो। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, आपका कीमती वक्त हमें मिला है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। थैंक यू। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।